welcome Galaxy Scholars to first video lecture of chapter 3 atoms and molecule. In this chapter we will try to understand that how compounds are formed by the sharing of electron, and then what are the laws which help to understand that how the bond are formed between the elements and that helps to the formation of compound. ओके तो यानी कि हमें इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो अपने मैटर के जो पार्ट्स है एटम्स किस तरीके से शेयर इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दो लॉ को समझने के लिए। ओके जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करते हैं समझाने में, यानी कि किस तरीके से एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और कंपाउंड को जन्म देते हैं, जिसमें हमें दो लॉ समझना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन दोनों लॉ की मदद से हम ये समझ पाएंगे कि कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब कभी भी कोई भी चेंज आएगा और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो उस दौरान जितना रिएक्टेंट का मास रहेगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास रहने वाला है। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। ओके रिएक्टेंट। और जब रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है, ओवर होने के बाद जो चीज़ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का भी मास होने वाला है। इसको हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया है। कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हमने एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4। बाद में हम लोग ने एक ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया है, ठीक है, ये मिक्स नहीं है, मिक्स नहीं हुए हैं, दोनों एक तरीके से अलग अलग चैम्बर में हैं। ओके अब मैंने थोड़ा टिल्ट करके यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क और जो ट्यूब के अंदर सॉल्यूशंस प्रेजेंट थे दोनों को मिक्स कर दिया। यहाँ पे रिएक्टेंट के जो रिएक्टेंट थे, मतलब जो आपके BaCl2 और जो सोडियम सल्फेट थे दोनों अलग कंडीशन में, बट जैसे ही मिक्स हुए तो दोनों के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, यानी कि वे एटम्स एक अरेंज हुए बिकॉज ऑफ द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड टूटा, एटम फ्री हुए, बाद में दूसरे एटम के साथ क्या हुआ, कंबाइन हुए। अब जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ उसके वजह से क्या बना, एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। जब प्रोडक्ट बना, ओके मान लो यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बनाए, बेरियम सल्फेट बनाए और सोडियम क्लोराइड बना हुआ, क्लियर है मेरी बात। तो जब मैं मेजर करूँगा उनका मास वेविंग मशीन पे तो रिएक्टेंट का भी मास बराबर आएगा प्रोडक्ट के बराबर। देखेंगे 300.23 ग्राम रिएक्टेंट का भी मास है और प्रोडक्ट का भी 300.23 ग्राम मास है। तो इससे हमें सिद्ध हो जाता है कि रिएक्शन के दौरान मास जो रहता है इक्वल रहता है, रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, क्लियर है। तो हमने एक पहला जो लॉ है वो समझ लिया। अब हम सेकंड समझेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो भी केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड इन द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि मान लो जब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, इफ अवर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, वी विल टेक वन एग्जांपल दैट इज अ वाटर। तो वाटर के जब हम मास निकालेंगे तो इसका आएगा 18 ग्राम, क्लियर है। अब हम इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज यानी कि इसको अलग करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हरदम रेशियो है कितना रहेगा, 1 ग्राम और 8 ग्राम रहने वाला है। ये फिक्स है। ये जहाँ जहाँ कंपाउंड बनेंगे वहाँ पे एलिमेंट जो है मास का जो उनका प्रोपोर्शन रहेगा हरदम डेफिनेट रहेगा, फिक्स रहेगा, हरदम 1 ग्राम टू रेशियो 8 ग्राम में ही रहने वाला है।
ये फिक्स है, इट इज फिक्स्ड। चाहे हम अमोनिया का भी ले लें NH3, उनमें भी यही रेशियो रहने वाला है, ठीक है। हम अगर इनका एटॉमिक मास निकालें तो हाइड्रोजन 3 ग्राम पे है, आपका नाइट्रोजन कितने पे है, वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 14:3 ग्राम में ही रहने वाले हैं। यानी कि मास के बराबर हरदम कहीं भी कंपाउंड फॉर्म होंगे तो वो क्या रहेंगे, रेशियो में ही रहने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात? तो ये जो दो केमिकल कॉम्बिनेशन के रिएक्शन थे वो आप उसको एक बार पढ़ लेना, तो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे डाल्टन की थियरी भी। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।